Good afternoon, all of you. Am I audible? Good afternoon, all of you. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बच्चों. आपको स्क्रीन दिख रही है, क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. ओके, तो आपको हाँ, आपको आज का टॉपिक पता ही है कि आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ने वाले हैं. आप लोगों ने पहले भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, बट उसके बाद भी कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बेसिकली इसके रूल्स, कुछ जनरल रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, कुछ एडवांस रूल्स हैं. वी विल स्टडी ऑल ऑफ देम. हम सारे रूल्स करेंगे, बट बिफोर वी स्टार्ट फ्रॉम बेसिक रूल्स. हम लोग बेसिक रूल से शुरू करेंगे और इसका मैं आपको एक एक रूल मैं आपको बताऊंगी. बिल्कुल बेसिक से व्हाट इज़ वॉइस, व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, और उनके रूल्स कैसे कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे कैसे उनके एप्लीकेशंस हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी, टेंस के साथ बताऊंगी. तो आप सभी इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो भी आप उसको नोट करते जाइएगा. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, let's start the class. Okay, ma'am. Okay, let's start the class. हमारे को शुरू करना है कि यहाँ से कि व्हाट इज़ वॉइस. सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि वॉइस क्या होता है. तो वॉइस हमने कई बार हम कहते हैं ना कि उसकी वॉइस बहुत हार्श है, उसकी बहुत उसकी स्वीट वॉइस है. तो वॉइस का हम जनरली समझते हैं कि वॉइस का मतलब होता है आवाज़. ठीक है? या वॉइस को हम कहते हैं वाणी. ठीक है, यही कहते हैं ना. अभी वॉइस का मतलब जो है, वॉइस जो हम इंग्लिश में ये पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसका मतलब है शैली, भाषा शैली. जिस तरीके से हम बात करते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं. इंग्लिश में हम किसी भी भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, हम किसी भी बात को बोलने के हमारे कई ढंग होते हैं, कई तरीके होते हैं. एक मैं बोलती हूँ कि मैं if I want to close the camera, then यदि मैं लिखूं कि मैं कहूँ मैं पत्र लिखती हूँ. ठीक है? तो एक सिंपल एक तरीका हुआ कि मैंने कहा मैं पत्र लिखती हूँ, मैं किताब लिखती हूँ, मैं किताब पढ़ती हूँ. ठीक है? यदि मैंने कहा तुम फुटबॉल खेलते हो. ठीक है? तो ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ. मैंने कहा कि मैं पत्र लिखती हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो. एक तरीका तो बात करने का ये हुआ. और यदि मैंने इसमें ये लिखा कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया. ठीक है? यदि मैंने इसको ऐसे लिखा कि पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, मीन्स आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी, यू प्ले अ फुटबॉल इज प्लेड बाय यू. तो इन दोनों स्टेटमेंट में कोई भी सेंटेंस के अर्थ में अंतर नहीं आया. मतलब हमारे तरीके तो दो हो गए. मैं पत्र लिखती हूँ, पत्र मेरे द्वारा लिखा गया.
इसमें सेंटेंस का भाव तो वही रहा, मतलब सेंटेंस का अर्थ में कोई चेंज नहीं आया, मगर इसकी भाषा शैली में, इसके लिखने के ढंग में चेंज आ गया। ठीक है, अब इस जो लिखने के ढंग में चेंज आता है, इसको हम कैसे जानते हैं? देखिए, वॉइस को हम एक वाच्य भी कहते हैं। वाच्य माने बोलने का ढंग, बोलने का तरीका। ठीक है, अब दो हमारे पास वाच्य हैं। कौन कौन से हैं? एक है एक्टिव। तो एक्टिव में क्या होता है? एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है उसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं। सब्जेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट इज अ डूअर। बोलो। वीडियो बंद है ना? अभी सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है। अभी डूअर क्या होता? डूअर माने होता करने वाला, कार्य करने वाला, कर्ता। अभी कर्ता क्या होता है? हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य जब बोलते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, तो जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं सेंटेंस, वो हमारा, उसमें जो भी कार्य कर रहा है, जो भी डूअर है, जो भी कार्य करने वाला व्यक्ति है ना, वो हमारा क्या होता है? डूअर होता है। और जो सुनने वाला होता है, या जिस पर उस कर्म, उसका प्रभाव पड़ता है, उस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है, वो हमारा रिसीवर होता है। तो जब सब्जेक्ट जो है वो डूअर का काम करता है, व्हेन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और सब्जेक्ट एक्चुअली डज समथिंग। कैसे कि मैं पत्र लिखती हूँ, तो ये जो लिखने का काम है, ये किसने किया? मैंने किया। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ? आई हुआ ना आई। और जो ये, जब मैंने ये कहा पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, तो इसमें जो पत्र शब्द है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट था हमारा, इसको हमने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। हमने पत्र को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इसमें हमने मैं को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। तो एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट या जो डूअर होता है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। मतलब ये जो सेंटेंस होते हैं एकदम डायरेक्ट होते हैं। इनकी क्या खास बात होती है? ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस ज़्यादा डायरेक्ट होते हैं, ज़्यादा क्लियर होते हैं और ज़्यादा कंसाइज होते हैं। आई, ठीक है, ज़्यादा कंसाइज होते हैं। ठीक, अब और पैसिव वॉइस क्या होते हैं? पैसिव वॉइस वो होते हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को प्रधानता देते हैं, ऑब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस जिनमें बढ़ जाती है, जो जिसमें ऑब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो क्या होते हैं? ये रिसीवर ऑफ द एक्शन कहा जाता है इनको। इसलिए रिसीवर, एक somebody wants to join, who is there? Okay. हाँ, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन होते हैं चलिए मैं आपको इसमें इसको ऐसे समझाती हूँ। जो एक्टिव वॉइस होता है, जो एक्टिव वॉइस होता है उसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, कर्तावाच्य, कर्तृवाच कहते हैं इसको, कर्तृवाच। और जो पैसिव वॉइस होता है
इसको हिंदी में हम कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है, बहुत इसको आसान तरीका बताती हूँ समझने का। जिन भी सेंटेंसेस में आप ये देखें कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा डूअर का काम कर रहा है, वहाँ पे ये सब एक्टिव वॉइस में आएंगे। और जहाँ आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट को आपने कर्ता बना दिया है, यानी ऑब्जेक्ट की वैल्यू आपने बढ़ा दी है, वहाँ पे वो कर्मवाच्य में आएंगे। कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, उससे हमें ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए, हाँ चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं। देखिए, पहला एक सेंटेंस लिखती हूँ। You write a letter। ठीक है, इसमें देखिए तीनों चीज़ें हमारे किसी भी सेंटेंस को जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो हमारे पास तीन चीज़ें होना ज़रूरी है। एक तो सब्जेक्ट, एक हमारे पास वर्ब आ गया और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। दिस इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ वर्ब और दिस इज़ सब्जेक्ट। ठीक है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, राइट हमारा वर्ब है और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको चेंज करा तो हमने बना दिया अ लेटर इज रिटन बाय यू। ठीक है, किसका माइक खुला हुआ है? अपना माइक बंद करिए। देखिए, अ लेटर इज रिटन बाय यू, ये इस तरह से ये बनेगा। अब ये इसके कुछ जनरल रूल्स देखिए। जनरल रूल्स क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। इसको हम क्रॉस एक इस तरह से समझें कि ये एक हमारा ये एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। ठीक है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, आई राइट अ लेटर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा और ये जो है ये यहाँ चला जाएगा। ठीक है, जो आई है वो यहाँ आ जाएगा और ये लेटर जो अ लेटर है ये यहाँ आ जाएगा। अब आप ये समझिए कि जो आई है वो जब यहाँ जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट है ना, इसलिए आई का मी हो जाएगा। अभी हम सब ने प्रोनाउन पढ़े थे, तो जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे तो हमने देखा था उसमें कि ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, ये सब हमने पढ़ा ना। तो हमने ये देखा था कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या उनका होता है, और जब वो सब्जेक्ट उनका सब्जेक्ट क्या है और जब वो बदलेंगे ऑब्जेक्ट में तो क्या बनेगा। देखिए, आई यदि सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है, तो आई का ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर वी होता है, इसका होता है अस। फिर सेकंड पर्सन में यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का क्या हो जाता है, हिम। शी का हर। इट का इट ही रहता है, और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे का देम हो जाता है। ये आप सबको पता है। आप सब ने अभी जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था तो प्रोनाउन में आपने ये पढ़ा था कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस पढ़े थे ना। तो जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो हम उसका ये वाला फॉर्म रखेंगे, इस वाले फॉर्म में हम इसे लिखेंगे। जब हम आई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बनेगा, जब वी का बनाएंगे तो अस बनेगा, जब यू का बनाएंगे तो यू बनेगा, ही का बनाएंगे तो हिम बनेगा, शी का हर बनेगा, इट का इट बनेगा और दे का देम बनेगा। चलिए, इसके कुछ जनरल रूल्स हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। मैं इसमें यही बता रही थी कि हमने क्या किया कि
जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट जो ये आई है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, लेटर की जगह रखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट, पहला रूल इसका होता है सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, और दूसरा रूल होता है ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। कैसे? एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बना और पैसिव का ऑब्जेक्ट एक्टिव का सब्जेक्ट बना। ठीक। सेकंड चीज इसकी क्या होती है कि वर्ब सिंगुलर या प्लूरल विल कम अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। मान लीजिए यहां था आई हैव वॉच्ड अ मूवी। ठीक है, मैंने एक फिल्म देखी, अ मूवी। अब जो ये बनेगा, ये मूवी को देखकर इसका वर्ब का फॉर्म लगेगा, ना कि इसको देखकर। मान लीजिए ये इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, बट अ मूवी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, हैज बीन वॉच्ड बाय मी। ठीक है, तो वो आगे रूल हम जैसे जैसे डिस्कस करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। अभी हम जनरल रूल्स जो हैं ये सभी एक्टिव पैसिव में अप्लाई होंगे। पहला रूल ये होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। तीसरा रूल क्या कहेगा? तीसरा रूल वर्ब अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट आएगा, जो भी नया सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम ये वर्ब रखेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है? मेन वर्ब, यानी जो ये वाली वर्ब है वॉच या जो राइट है, इसकी फॉर्म जो है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा, चाहे फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, चाहे सेकंड फॉर्म लिखी हो, चाहे थर्ड फॉर्म लिखी हो। आपको यदि थर्ड है तब तो कोई चेंज करना नहीं है, थर्ड ही रखना है। लेकिन एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय यदि फर्स्ट और सेकंड फॉर्म रखी है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट या सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा रूल। मतलब ये दोनों तो मैंने एक में ही मिला दिए कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। फिर ये रूल कहता है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ये नया सब्जेक्ट डिसाइड करता है। तीसरा रूल ये कहता है कि जो मेन वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म में आएगी। आप सबको पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, बता देती हूँ आपको। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, अभी बताऊंगी आगे। देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट ये क्या कहता है, नेक्स्ट जो जनरल रूल है वो ये कहता है जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी वो अकॉर्डिंग टू द टेंस आएगी। मतलब यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो इज आर एम आएगा, यदि पास्ट टेंस होगा तो वॉज वर आएगा, है ना। यदि परफेक्ट होगा तो हैज़ बीन हैव बीन आएगा, हैज़ हैव के साथ आएगा, और फ्यूचर टेंस होगा तो विल और शैल आएगा। तो ये जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी ये अकॉर्डिंग टू द टेंस आएगी। अभी हम आगे टेंस के जब रूल्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिक रूल्स पढ़ेंगे, उसमें हम इस चीज़ को देखेंगे। और जो भी नया ऑब्जेक्ट आएगा उसके पहले हम बाई लगाएंगे। लेकिन द यूज़ ऑफ बाई एज पर रिक्वायरमेंट्स, देखिए 7th रूल ये कहता है कि जो बाई का यूज़ होगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। बाई चांस कहीं ऐसा दिया है, मान लीजिए लिखा है बॉयल वाटर, अब आपको कहा गया है बॉयल द वाटर, मान लीजिए ऐसा लिखा है बॉयल द वाटर, ये लिखा हुआ है। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो यू डोंट हैव एनी डूअर, आपके पास कोई डूअर नहीं है, तो यू देयर इज़ नो नीड ऑफ बाय, पुटिंग बाय रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको कैसे लिखेंगे? द वाटर इज वाइल्ड। हमने कौन कौन से नियम यूज़ किए इसमें? देखिए,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह रख दिया। चूंकि सब्जेक्ट है नहीं इसलिए हमने सब्जेक्ट नहीं रखा, यानी उसको ऑब्जेक्ट की जगह नहीं रखा, और वो नहीं है इसलिए हमने बाई का यूज़ भी नहीं किया। अब है बॉयल, हमें दिख रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हमने इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ठीक, चलिए अब हमारे जनरल रूल्स यदि आपको ऐसे याद नहीं हुए, समझ में नहीं आए, तो मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इन रूल्स को देखेंगे। देखिए जनरल रूल्स हमारे क्या कहते हैं कि देखिए सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। ठीक, ये हमारा एक्टिव है और ये हमारा पैसिव है। सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट की जगह रखा और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट की जगह रखा। मान लीजिए यहाँ पर है राम किल्ड रावण। ठीक है, अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज आवर सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। किल्ड इज वर्ब। राम किल्ड रावण, तो राम जो है सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो राम जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। ये आ गया, देखिए सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पहुंचा दिया। ठीक है, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी जो हमारा रावण है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पहुंचा देंगे। हमने लिख दिया रावण। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि जितनी भी जो भी वर्ब होंगी वो थर्ड फॉर्म में रखी जाएंगी। तो देखिए किल्ड है, ये सेकंड फॉर्म है यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए हम ये मानेंगे ये पास्ट टेंस है। तो हम यहाँ पर रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम ही चलती है, बाई चांस सेम ही है, तो ये किल्ड हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है, जो पास्ट टेंस होंगे उनके साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस के अकॉर्डिंग लगानी है। तो यहाँ पर वॉज आएगा, ये रूल अभी मैं बताऊंगी आपको। रावण वॉज किल्ड, और नया ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, इसके पहले हम बाई लगाएंगे। तो 3 रूल हमारे हुए। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज़ करेंगे, वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, और जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी उनका प्रयोग हम टेंस के अनुसार करेंगे। चलिए एक टेबल से हम समझते हैं। यदि आपको वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। इनको V1, V2 या और V3 कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल, मान लीजिए कम, केम, कम फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, केम सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म में दोबारा से फिर से ये कम हो जाता है। तो थर्ड फॉर्म जब भी आएगी वो किसी ना किसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आएगी या किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी, सहायक क्रिया के साथ आती है। जैसे हैज़ कम, हैव कम, विल हैव कम, शैल हैव कम, हैड कम, इज कम, वॉज कम, वर कम, एम कम या आर कम, ये इस तरह से आएंगे। तो जब भी ऐसे आएंगे तो आप समझ जाएंगे ये कभी भी खाली नहीं रखी जाती। ये जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये खाली नहीं आएगी। खाली यदि आई है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि सेकंड फॉर्म आई है तो पास्ट टेंस है, और ये पास्ट पार्टिसिपल की होती है। तो ये जब भी आएगी ये किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी। देखिए इसी तरह एक होती है गो, वेंट, गॉन। कुछ ऐसी होती है जो बिल्कुल सेकंड और थर्ड में एक समान चलती है। देखिए इसमें भी लिव, लिव्ड और लिव्ड, इसमें सिर्फ ईडी लगाकर, डी लगाकर बन गया। किल जो हमने ऊपर बनाया ये ईडी लगाकर बन गया, तो ये सेकंड फॉर्म हो गई। और बिल्कुल सेम यही थर्ड फॉर्म होती है। कुछ जो होती हैं वो थोड़ी सी अलग चलती हैं,
मतलब कैसे अलग चलेंगी, थोड़ी सी चेंज ही हो जाती है। जैसे मान लीजिए वो अभी मैं आसानी बता रही हूँ, राइट, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, राइट, रोट, ये रिटन हो गया। अभी हम और किसी की बात करें थे, कुछ हैं जिनमें चेंज ही नहीं होता, पुट, पुट एंड पुट, तीनों में स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, बट इनका यूज़ हमें देखना पड़ता है कि किस तरह से किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया है, पास्ट में किया गया है, या परफेक्ट में किया गया है, ये हमें देखना होता है। ठीक है, अभी एक ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब हमें जो हम पढ़ रहे थे, हम उसी पे दोबारा वापस आते हैं। मैंने आपको अभी जनरल रूल्स बताए। जनरल रूल्स ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। सेकंड रूल मैंने ये बताया, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का यूज़ करते हैं। तीसरा रूल मैंने ये बताया कि हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, मेन वर्ब जो होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और तीसरा मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब, या उसे ही हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो बिना किसी की सहायता से नहीं चल सकती, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जो होंगी, सहायक क्रियाएं जो होंगी, उनका प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे, टेंस के अनुसार करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि टेंस के अनुसार इनके यूज़ किस तरह से होते हैं। देखिए, एक हम इसको इस तरह से बांटते हैं कि एक तो हम टेंस का टाइप ले लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की है कि ये जो एक्टिव से पैसिव बनता है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिनमें नहीं बनता। देखिए, ये भी आप देखिए, हम सबको पता है कि टेंस जो हैं वो 12 होते हैं। टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। एक बार बता देती हूँ, देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये 3 तरह के टेंस हैं और इनके 4-4 पार्ट होते हैं, 4-4 इनके भाग होते हैं। और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इसलिए हम इनको हम 12 में भाग में बांट देते हैं। देखिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये हमारे पास आया। प्रेजेंट हमें पता है वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल है। पास्ट भूतकाल है, पास्ट टेंस भूतकाल है। और जो फ्यूचर टेंस है, इसको हम भविष्यकाल कहते हैं। ठीक है ना, भविष्यकाल, फ्यूचर टेंस। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जो प्रेजेंट है, इसके 4 पार्ट होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिल्कुल सेम यही भाग, इसको हम जब बनाएंगे तो हम कैसे कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम विथ पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम विथ फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो बात एक्टिव पैसिव के केस में मैं आपको बताने वाली थी, वो ये बताने वाली थी कि इसमें ये वाला भाग जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, इसका यूज़ पैसिव में नहीं होता। यानी इन तीनों टेंसेस का, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस ना तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता। इन तीनों में पैसिव वॉइस नहीं बनता, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। ठीक है,
पहले ये समझ लो किस किस में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनाते हैं, ठीक है। और एक में और नहीं बनता, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, पास्ट परफेक्ट में बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस में पैसिव नहीं बनाते, नहीं बनता इसका, ठीक है। और फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। अब कितने हमारे पास ऐसे हो गए जिनका नहीं बनता, ऐसे हमारे पास 4 टेंस हो गए जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। मैं लिख कर दिखा देती हूँ, देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, past perfect continuous, future perfect continuous और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन 4 में पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इन 4 में हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास पढ़ने के लिए जो सेंटेंस जो टेंस रह गए वो कितने रह गए? अब हमारे पास ये 12 थे टोटल, 12 में से देखिए 12 थे टोटल, भाई 4 इसके थे प्रेजेंट के, 4 पास्ट के थे और 4 फ्यूचर के थे। तो 4 इंटू 3 कितना होता है? 12 होता है ना, 12 होता है। इन 12 में से हमने कितने हटा दिए? हमने 4 हटा दिए, तो हमारे पास कितने रह गए? 8 रह गए। अब हम कौन कौन से पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, अब एक चीज़ और जहाँ नहीं होता है वो एक और कंसेप्ट है छोटा सा, वो और बता देती हूँ कि पैसिव वॉइस का यूज़ इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ नहीं होता है, के साथ पैसिव का यूज़, पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बनाते हैं, ठीक है। We do not make passive voice from intransitive verb sentences. Sentences which have, जिन वाक्यों में intransitive verb होती है तो उनका हम passive voice नहीं बनाते हैं। अब आपको ये सर लग रहा होगा कि what is intransitive verb? तो intransitive verb का मतलब होता है अकर्मक। अकर्मक का मतलब होता है जिनके पास कर्म नहीं है। कर्म का क्या मतलब होता है? कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट, मतलब द सेंटेंस विद डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसे सेंटेंस में हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिनमें पैसिव वॉइस नहीं बनाते, तो ऐसा नहीं है कि उनमें हम बाकी चीज़ें नहीं करते, मतलब बाकी चेंजेस तो होंगे बट सिर्फ पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मतलब उनमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाला काम नहीं करेंगे, हम बाकी उसमें चेंज कर देंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए है
नाइसली। मान ली है यू प्ले नाइसली। अब तुम अच्छी तरह से खेलते हो, यहाँ इसका मतलब ये हुआ। तो नाइसली जो है वो एडवर्ब है जो वर्ब को डिफाइन कर रहा है ना, वर्ब में कुछ ऐड ऑन कर रहा है। बट यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब यू कांट से कि हम इसको पैसिव वॉइस में ऐसे बनाएंगे कि आप इसको ऑब्जेक्ट समझ कर ये बनाए कि नाइसली इज प्लेड बाय यू। ये रॉन्ग है। हम ऑब्जेक्ट कोई तो सब्जेक्ट की जगह रखेंगे, ये तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो एडवर्ब है। और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने का जो कंडीशन है वो क्या है कि या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए। ना तो ये नाउन है ना ये प्रोनाउन है, ये तो एडवर्ब है, तो ये तो बन नहीं सकता। इसलिए हम ऐसी चीज़ों को जब हम बनाएंगे तो इनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, हम इनको उस कैटेगरी में रखते हैं जहाँ इनका चेंज नहीं होता। ठीक है, अभी आगे मैं बताऊंगी कि इनका चेंज यदि यहाँ नहीं होगा बट यहाँ कैसे होगा, ये आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, पहले मैंने अभी आपको ये बताया कि अभी आप ये समझो कि किन किन चीज़ों का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो मैंने बता दिया कि 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते, और एक मैंने बता दिया कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब वाले होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के सेंटेंसेस होते हैं, उनके साथ जिनमें कर्म नहीं होता, जो ऐसे वाक्य होते हैं, उनमें हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते। ठीक है, अब आते हैं हम कि जिनके साथ हम बनाते हैं तो वो कैसे कैसे बनते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से उसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, पहले हमारे पास हम इसको ऐसे कर लेते हैं, प्रेजेंट है हमारे पास, पास्ट है और फ्यूचर है। ठीक है, 4th नंबर के तो हमें बनाने ही नहीं है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस बनाने ही नहीं है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं, या तो हम इसको इंडेफिनिट डाल लेते हैं या हम इसको सिंपल प्रेजेंट कर लेते हैं, इंडेफिनिट। दूसरा हमारे पास है कॉन्टिन्यूस, और तीसरा हमारे पास है परफेक्ट। ठीक है, हमें ये 3 देखना है कि प्रेजेंट में यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और पास्ट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, और फ्यूचर में बनाएंगे तो कैसे बनेगा। देखिए, आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें एस या ई एस होता है। जो मेन वर्ब होती है वर्ब में एस या ई एस लगता है सिंगुलर में, और एस या ई एस नहीं लगता है प्लूरल में। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये इज, आर और एम के साथ हम वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो हम वॉज और वर के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ करेंगे। और जब हम फ्यूचर में करेंगे इनका तो हम विल या शैल के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप सब ने टेंसेस पढ़ रखे हैं, आप सबको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर यदि आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम एस और ई एस लगाते हैं। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन में है, तो हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की 2nd फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी हमने पीछे एक सेंटेंस किल्ड का एग्जाम्पल दिया था जिसमें किल्ड था, ही किल्ड द टाइगर। तो जो 2nd फॉर्म होती है उसमें हम वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म में चेंज करते हैं। फ्यूचर में विल और शैल के साथ वर्ब की 3rd फॉर्म होती है। कंटिन्यूस में आपको पता है हम इज और इज, आर, एम के साथ वर्ब में आईएनजी लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। लेकिन जब हम इसमें चेंज करेंगे
इसको एक्टिव से पैसिव में बनाएंगे तो हम इसके साथ इज बीइंग, आर बीइंग, यहाँ पे लिख देती हूँ एम बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। जब हम यहाँ कंटिन्यूस में जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूस में, तो वॉज बीइंग और वर बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। फ्यूचर में विल बी और या शैल बी के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम परफेक्ट में जाएंगे तो परफेक्ट में आप सबको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हम इसको हैज़ बीन, जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। पास्ट में हैड होता है, हैड के को हम हैड की जगह हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैड बीन का यूज़ करेंगे जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएंगे ये, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ये आपके टेंस के लगभग सारे ही मैंने आपको बता दिए हैं। ये देखिए 8 के 8 हो गए। अभी इनका मैं परफेक्ट कंटिन्यूस और बताऊंगी। 1 2 3, ओहो गड़बड़ हो गई, अभी चेंज करती हूँ। इसमें तो कंटिन्यूस होता ही नहीं है, ये हटा दो। सॉरी, यहाँ पर विल बी और शैल बी, ये नहीं होगा। देखिए फिर से बताती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आर एम के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में आप एक्टिव से पैसिव बनाते समय वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग जो भी आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज बीइंग और वर बीइंग के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आप परफेक्ट देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज़ और हैव होता है। जब आप एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट में आप हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप विल हैव और शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल हम और भी पक्का हो जाएगा जब हम उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखिए पहला एग्जाम्पल, मैं एक्टिव पैसिव दोनों लिखूंगी, आपको चेंज जल्दी समझ आएगा। वी रीड बुक्स, ये एक्टिव है। एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है हम किताब पढ़ते हैं। हम है प्लूरल है, बुक्स है प्लूरल है, हम किताब पढ़ते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्ट है
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। रख दिया, पहले ऑब्जेक्ट को लाए, यहाँ पर बुक्स कर दिया। अब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मैंने बताया था आई का मी, वी का अस होता है जब ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, तो वी का या अस हो गया। और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, हमने बाई लगा दिया। ये हुआ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ऊपर रूल पर जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि इज, आर और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हमें सबको पता है इस सिंगुलर नंबर के साथ आता है, यानी एक वचन के साथ, आर बहुवचन के साथ आता है, और एम का प्रयोग हम आई के साथ करते हैं, आई एम अ गुड बॉय, है ना। तो ये बुक्स जो है प्लूरल नंबर है, यानी किताबें बहुत सारी हैं। तो नए ऑब्जेक्ट को नए सब्जेक्ट को देखकर हम वर्ब लगाएंगे ना, तो हम यहाँ लिखेंगे आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड बाय अस। बुक्स आर रेड बाय अस, ये इसका पैसिव वॉइस बना। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए he plays cricket, ये इसका एक्टिव है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ आ जाएगा, ये आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। और प्लेस, देखिए ये सिंगुलर नंबर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे एस लगाते हैं, ये लगा हुआ है। क्रिकेट भी एक वचन है, इसलिए हमने इस लिखा, इज प्लेड बाय हिम, ये पैसिव वॉइस। ठीक है। मान लीजिए इसी में सेंटेंस नेगेटिव होता तो हम उसे कैसे बदलते हैं? मान लीजिए ये होता he does not play cricket, तब हम इसे कैसे बदलते? सेम चलता, क्रिकेट is not played by him। और मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड में होता, मतलब ये प्रश्नवाचक होता, इंटेरोगेटिव होता, तो हम कैसे इसको बनाते? देखिए यदि ये इंटेरोगेटिव होता और ये लिखा होता डज ही प्ले क्रिकेट, तो आप इसे कैसे बनाते? आप वैसे ही इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। और यदि ये प्रश्नवाचक शब्द के साथ WH वर्ड्स के साथ बनता और ये होता वो कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट, तो आप इसको कैसे बनाते? आप बनाते व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम। देखिए हमने कहीं भी हमारी ना तो वर्ब चेंज हुई है, ना तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हुई है, ना ही हमारा मेन वर्ब चेंज हुआ है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखी है हमने हर जगह, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं किया जब हमने पैसिव बनाया। बिल्कुल जैसा हमने पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनेगा। सिर्फ क्या बदलता गया,
पोजीशन बदलती गई, फॉर्मेशन बदलता गया कि कहाँ क्या रखना है। यदि वैन आया तो इससे पहले रख दिया, है ना। देखिए ये वैन, ये वाला सेंटेंस आप देखें, देखिए इज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, ये लिखा हुआ था, इसके पहले हमने वैन लगा दिया। चलिए कुछ आपके लिए देते हैं, ज़रा आप बनाइए अब। I buy some books from the market। चलिए ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाइए। चलिए इसका पैसिव बनाइए। यस, बनाइए इसका पैसिव बनाइए। इसमें समझ नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट क्या है। देखिए आई बाय सम बुक्स, क्या, हाँ बुक्स है ना, हाँ तो सम बुक्स। कौन बोल रहा है ये? सुमित। सुमित बेटा, हाँ सम बुक्स यदि ऑब्जेक्ट है, रखो इसको सब्जेक्ट की जगह, बनाओ Some books सम बुक्स। सम बुक्स is bought by me from सम बुक्स बॉट बाय मी are bought from the market by the market. some books are bought by me from the From the market। market. देखिए अभी इसमें क्या किया, are bought from the market some books are bought by me from the market। देखिए ये हमने ये देखा कि यहाँ पर बुक्स है, प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, नए ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय लगाया। ठीक है, बिल्कुल वही तीन। अभी हम उन केवल जनरल रूल्स की बात कर रहे हैं, और टेंस के रूल्स जो हमने अभी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमने नियम तो सारे देख लिए, बट अभी जो 4 एग्जाम्पल्स दिए उसी को देख रहे हैं। ठीक है, ये हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखा। देखो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हमने ये बना दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, और इसकी थर्ड फॉर्म हमने ये लगा दी। ठीक है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो इज आर एम लगना था। अब इज लग नहीं सकता क्योंकि ये एक वचन नहीं है, आई नहीं लग सकता क्योंकि आई नहीं है, तो एम नहीं बन सकता। ठीक है, और ये बहुवचन है, बुक्स है, इसलिए हमने आर का यूज़ किया। ना तो इज का यूज़ हो सकता था या ना एम का हो सकता था, इसलिए ये दोनों हमने यूज़ नहीं किए। हमने किसका यूज़ किया? आर का यूज़ किया, क्योंकि बहुवचन है, आर का यूज़ होगा। तो सम बुक्स आर बॉट बाय मी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस और देती हूँ, बनाइएगा। शी does not like me। बनाइए इसका। she does not like me, क्या है इसमें सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट सी she, है मैम, ऑब्जेक्ट और नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? not liked by Me. I एम am नॉट not लाइक्ड liked by her। very good। बाई हर। ठीक है, आई एम नॉट लाइक्ड बाई हर, ये हो गया। एक और देखती हूँ, वो मैं आपको इंटेरोगेटिव का दूंगी। देखिए
या एक मिनट, वाला बाद में पढ़ाऊंगी। देखिए हो जाता है मैम, ये हु के साथ आगे हाँ बाय बाय लग हु जाता हो है जाएगा, उसके लिए। हाँ वो इसलिए चलिए हु वाला ही दे देते हैं। हु टीचर्स, बहुत आता है ये एग्जाम्स में। हु टीचर्स यू इंग्लिश। अब इसको कैसे बनाएंगे? हु टीचर्स यू इंग्लिश, इसमें सब्जेक्ट बताइए कौन सा है? यू। यू सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हु है, हु मैम, है बेटा। हु। हु सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश है या यू है? यू यू। बेट हाँ, ये मुझे बताना था, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। वैसे मैम आप इसमें किसी दोनों मान को, सकते हैं ना, आप दोनों में से किसी कोई को भी। भी सब्जेक्ट बना सकते हो। आप इसको भी बना सकते हो और इसको भी बना सकते हो। आप, मैं बताती हूँ कैसे। बाय whom English by whom is English taught to you? taught to you. बाई बेटा यहाँ आ गया, बाई whom आ गया। बाई whom Yes ma'am. is English taught to you, ये हो जाएगा। या by whom are you taught English? दोनों में से कोई भी हो जाएगा। मतलब तुम्हें किसने, बाय whom किसके द्वारा इंग्लिश तुमको पढ़ाई गई, या बाय whom आर यू तुम्हें किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई गई। ठीक है, तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में आप किसी को भी आप सब्जेक्ट के स्थान पे रख सकते हो। यहाँ हमने इज या आर पहले क्यों रखा? क्योंकि ये हमारा कैसा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए बाय whom के बाद ये इज आया। यहाँ पर इज क्यों आया? क्योंकि इंग्लिश सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, एक वचन है। यहाँ आर क्यों आया? क्योंकि यू जो है वो प्लूरल नंबर है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए हमने यहाँ आर लगाया। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? Yes ma'am. आगे चले। Yes ma'am. देखिए अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया था कि इज बीइंग या आर बीइंग या एम बीइंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यही बताया था। अभी हमने ऊपर जो लिखा था, टेबल लिखी, उसमें मैंने यही लिखा कि इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए। ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, ही इज रीडिंग ए बुक, वो किताब पढ़ रहा है। हमें पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बनते हैं ये नाउन या प्रोनाउन से बनते हैं। वो किस में नाउन है और ही इसमें प्रोनाउन है, तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। देखिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। अ बुक इज रेड, इज बीइंग रेड बाय, सॉरी बीइंग भी आएगा बीच में, is being
read by him। ठीक है, क्लियर है? चूंकि हमारा वो चेंज नहीं हुआ था, मतलब हमारा नंबर सिंगुलर नंबर ही है दोनों, इसमें इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। एक और देखते हैं। मान लीजिए इसकी जगह मैं इसको चेंज कर दूं, यही पता चल जाएगा अभी आपको। और इसको मैं आई एम कर दूं। मान लीजिए मैं लिख देती हूँ आई एम रीडिंग अ बुक। तो अ बुक एम बीइंग होगा, इज बीइंग होगा। इज बीइंग होगा। इज बीइंग मैम इज बीइंग ही होगा। क्यों? बुक्स के अनुसार मैम। मैम हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब। हाँ, हम नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, और नया सब्जेक्ट हमारा क्या है? बुक है, बुक। है ना? इसलिए हम इज बीइंग लगाएंगे। चलिए दूसरा देखिए। The boys are not writing an essay। लड़के ऐसे नहीं लिख रहे हैं। बनाइए इसको। An essay is not being written by boys. बोल, जोर से बोलो बेटा, लाउड। एन ऐसे बोलो बोलो। Is not being by the boys. हाँ, An essay is not is not being written by the boys। जी मैम। Written by the boys. is not being written by the an essay is not being written by the boys। इसका फॉर्मेशन इसलिए बताना था कि is being, are being और am being बताया मैंने आपको, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नॉट बीच में आ जाता है। इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग। इज बीइंग नॉट नहीं होता, इज नॉट बीइंग होता है। तो ये ध्यान रखिएगा जब भी सेंटेंस देखें कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन बना हुआ है। चलिए एक और देखते हैं। वाई इज शी हेल्पिंग यू। वाई शी हेल्पिंग यू, वो तुम्हारी मदद क्यों कर रही है? इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। बनाइए ज़रा। वाई तो लिखी देती हूँ, ये तो एज इट इज आएगा। वाई बताइए क्या आएगा इसमें? ऑब्जेक्ट Why क्या? you are being helped by her? वाई Why वाई आर यू Why are you being helped by her? वाई आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय? helped वेरी गुड, her? बहुत बहुत अच्छे बच्चों। आप लोग को बिल्कुल क्लियर है ना ये? जी मैम। ठीक है, Yes, ma'am। परफेक्ट पे चलें। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट Yes, ma'am। हुआ। अब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस किया, ठीक है। अब हम चलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनेगा। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन और हैव बीन, या तो हैज़ बीन आएगा या हैव बीन होगा। उसके साथ हम वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। मान लीजिए एक सेंटेंस है, आई हैव फिनिश्ड दिस वर्क। देखिए ये हमारी टेंस की फॉर्म है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो एक्टिव वॉइस में है, इसका हमें पैसिव बनाना है। क्या होगा, ये है सब्जेक्ट, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हम एक्सचेंज करेंगे इनकी प्लेसेस को, टू दिस वर्क। अब यहाँ पर आई के साथ हैव था, दिस वर्क सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हैज होगा, और क्या लगाना है इसके साथ, बीन लगाना है, तो हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, फिनिश्ड फिनिश्ड बाय मी। ठीक, एक और सेंटेंस देखिए, you are not singing a song, you are not singing a song। बनाइए इसको, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ओ सॉरी आर नॉट लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ये हैव होगा यहाँ पर। एक मिनट मैंने कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल दे दिया, मैं आपको अभी परफेक्ट का एग्जांपल देती हूँ। यू हैव नॉट संग अ सॉन्ग, तुमने गीत नहीं गाया है। अ सॉन्ग क्या बनेगा, हैज नॉट बीन सॉन्ग। जो अ सॉन्ग है बुट्टा सिंगुलर नंबर है, एक हैज नॉट बीन संग, वही थर्ड फॉर्म आएगी, संग बाय यू। ठीक है, तो ये इसका हाँ, ये इसका क्या बना, पैसिव वॉइस बना। A song has not been sung by यू, has not ठीक है। अब यदि हम इसका, यदि मैं इसका प्रश्नवाचक बनाऊं तो हम बनाते हैं, एक एक्टिव वॉइस का देती हूँ आपको, वाई हैज शी ईटन द, माइक बंद रखिए, मैंगोज। देखिए, वाई हैज शी ईटन द राइप मैंगोज, इसका बनाइए पैसिव वॉइस, द राइप मैंगोज। हैव आएगा बेटा, प्लूरल नंबर है इसलिए हैव आएगा, हैव बीन ईटन बाय हर। ठीक है, मान जो आगे वाई लगा है बेटा, आगे वाई लगा, बाई मैंने लिखा है, ये लिखा बाय हर। देखिए हमने अच्छा वाई लिखना भूल गई, ओह माय गॉड। जी मैम, हाँ करेक्ट, एक मिनट। मैम, why have been the ripe mangoes eaten by her? जी वो मैंने उसको अफर्मेटिव में बना दिया, मैं भी इसको आपको प्रश्नवाचक में बना के दिखाती हूँ, इंटेरोगेटिव में।
देखिए, why have the ripe mangoes been eaten by her? ठीक है, अभी ठीक है? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट भी पूरा हुआ। आज हमने 3 टेंस पढ़े, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा कि इन तीनों के चेंजेस हम कैसे प्रेजेंट से मतलब सॉरी एक्टिव से पैसिव वॉइस में करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस को भी चेंज करते हैं और पास्ट परफेक्ट को भी चेंज करते हैं। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को हम कैसे बदलते हैं? जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वॉज और वर, ईदर वॉज और वर के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, ही हेल्प्ड मी यस्टरडे, उसने कल मेरी मदद की थी। ही हेल्प्ड मी यस्टरडे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। ये बन गया आई, ये बन गया हिम। नया जो ऑब्जेक्ट होगा इसके पहले हम बाई लगाएंगे, ये लगा दिया। अब आई है तो हम क्या लगाएंगे? आई के साथ वॉज, आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम yesterday। ठीक है, आई वॉज मैम बाय इनके आगे यस्टरडे लगा सकते हैं क्या? क्यों नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते, जी मैम। हम बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने ये वाला जो जितना था हमारा सेंटेंस, इसको हमने यहाँ चेंज किया और हमने आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम yesterday। ओके मैम। ठीक है, दूसरा देखिए बेटा, ये हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। कई बार बच्चे ये समझते हैं कि हम यस्टरडे को वो द प्रीवियस डे में तो चेंज नहीं करना है क्या हमें, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करना है ना? ऐसा कोई कंफ्यूजन तो नहीं रखा है किसी ने? ये एक्टिव पैसिव है, इसमें चेंज नहीं होगा। No, ma'am. हाँ बेटा, नेक्स्ट देखिए, इसी को यदि हम नेगेटिव बना लेते हैं, चलिए इसी को हम बनाते हैं, ही डिड नॉट हेल्प मी yesterday। मान लीजिए ये ऐसे बनता तो हम इसे कैसे चेंज करते? फिर हम इसे सेम होता, I was not helped by him yesterday। ठीक है, और मान लीजिए इसी सेंटेंस का हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इसी का मान लीजिए इंटेरोगेटिव इस तरह से बनता, या तो ये होता, डिड ही हेल्प मी yesterday। तो आप इसका क्या बनाते? वॉज आई हेल्प्ड। देखिए डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है, बट आप
जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो मेन वर्ब होगी उसकी आप थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। वॉज आई हेल्प्ड बाय हिम yesterday। और मान लीजिए ये क्वेश्चन वर्ड के साथ बनता तो ये किस तरह से बनता? मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड में ये होता why did he help me yesterday। मान लीजिए ये होता तो ये कैसे होता? why was I helped by him yesterday। क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. क्लियर है ना बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए कुछ सेंटेंसेस देती हूँ इसके। प्रेजेंट सॉरी पास्ट चल रहा हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कुछ आपको सेंटेंस देती हूँ। देखिए अब मैं ये नहीं, ऐसा नहीं रखूँगी कि पहले मैं अफर्मेटिव रखती हूँ फिर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव, वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम सीधा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बताइए मुझे यहाँ क्या आएगा। डिड यू कॉल हरी लास्ट संडे। बनाइए, ये एक्टिव है, आपको पैसिव में बनाना है। Was Hari called by you Sunday? Last time है ना? कौन बोल रहा है ये? सुमित ने। शुभम? सुमित। सुमित, अच्छा वेरी गुड बेटा। क्या बनाया? वॉज हरी Called कॉल्ड by बाय you यू last लास्ट Sunday? संडे। Question mark. क्वेश्चन मार्क। सबको क्लियर है ये? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए एक और देखिए। फादर read the paper in his office। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? The paper. हैं? The paper. द पेपर। Yes. द पेपर Yes, आ ma'am. गया। द पेपर The paper was इज read किसने by बोला? the father in his office. read Was read by father in his read office. by father in his office। क्लियर है ये? Yes, ma'am. बेटा जिसने भी मुझे आवाज़ आई किसी ने इस बोला, ध्यान रखिए इज आर एम का यूज़ सिंपल प्रेजेंट के साथ होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ होता है। ये सारा पास्ट चल रहा है। जहाँ भी डिड आएगा या आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है तो वो सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट के साथ हम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब Yes, ma'am. पास्ट कंटिन्यूअस देखें, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज बीइंग और वर्ब बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है, यही है ना? चलिए ये हम कल डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम हो गया है। आज 1.5 घंटे की क्लास थी। एक्चुअली मैं एक्टिव पैसिव जल्दी ही ख़त्म करना है, तो अब हमारा केवल 2 ये रह गए हैं। आज हमने 4 कर लिए, 4 हमारे बचे हैं, है ना? और इसके अलावा कुछ हमारे एडवांस रूल होंगे जो हमारे बचे हुए हैं,
तो उनको हम कल करते हैं, ठीक है। आप लोगों को जितना भी अभी बताया गया है सभी आप रजिस्टर पे अच्छे से कॉपी पर सारे रूल्स नोट करिएगा, टेबल बनाकर करिएगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 कॉलम आप उसमें बनाइए। साइड में आप 4 कॉलम बनाइए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के। फिर आप देखिए कि एक्टिव से जब हम पैसिव बनाते हैं तो सिंपल प्रेजेंट में कैसे चलेगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसा चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में कैसा चलेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन से हेल्पिंग वर्ब और किस तरह से इनका रूल बनेगा, ठीक है। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, फिर पास्ट कंटिन्यूअस में, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होता है तो उसे हम छोड़ देंगे। फिर प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होता है, वहाँ पे आप डैश लगा देंगे। आप लिखेंगे ज़रूर ताकि आपको ये याद रहे कि आप इसको नोट करना नहीं भूलें, बल्कि ये होता ही नहीं है। एक लाइन काट कर लिख दीजिएगा कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे मैम इसका कोई वाक्य आ गया तो उसके लिए क्या किया जाएगा? है तो बेटा? जैसे मान लीजिए इसका कोई वाक्य आ गया, सेंटेंस आ गया, तो उसके लिए नो चेंजेस ना मैम? हाँ, उसके लिए नो चेंजेस होगा। उसमें यदि वैसा रहेगा। जनरली ये आपके ऐसे बेटा बनाने के लिए नहीं आते हैं, या आपका कैसे आता है, ये आपकी या तो एरर डिडक्शन में होगा या आपका करेक्शन में होगा। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एरर देखनी है। या तो एरर कौन सी होगी, या तो वर्ब की, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब की हो सकती है एरर। एरर कौन सी हो सकती है? एरर आपकी सब्जेक्ट छांटने की, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जो आपने बनाया है, मे बी वो आपकी आपने प्रॉपरली नहीं मतलब आपने छांटा हो कि कौन सा रहेगा। या कौन सी एरर हो सकती है, जब आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म जो बनाई है तो वो आपने सही नहीं बनाई है। कल हम यही सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एरर्स होती हैं। ये तो आपको लगभग आते हैं रूल्स, और आप इनको और अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कल हम बचे हुए टेंसेस करेंगे और इनकी एडवांस एरर्स कौन कौन सी हैं जो आती हैं, एडवांस रूल्स हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, टिल देन बाय बच्चों, ओके, थैंक यू सो बाय मच। मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम को तो काटूंगा पहले, ये काटन तो जरूर जा, पहले मैम को काटूंगा। अपलोड कर